हम लोग ये मान के चल रहे हैं कि नतीजे ऐसे ही आएंगे जो एग्जिट पोल हैं। एक छोटा जवाब पहले मुझे ये चाहिए, इसमें किसी प्रकार कोई आप डाइवर्जन देखते हैं या बस इसको मान लेना चाहिए कि ऐसे ही नतीजे आएंगे? देखिए, बिल्कुल डायरेक्शन में तो कोई डाइवर्जन है ही नहीं, बस मार्जिन को लेके है कि 300 के ऊपर की मार्जिन कितनी रहेगी उसमें डिबेट है। और हम्म। देखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 300 के ऊपर जो भी सीट है वो बोनस है, और बोनस कम है या ज्यादा है वो एक्स्ट्रा ही है। उससे कॉन्फिडेंस समाज का सरकार में, और मार्केट का गवर्नमेंट में, और पूरे आप वर्ल्ड लेवल पे देखें उसका इंडिया में, उसमें बहुत क्वालिटेटिव शिफ्ट नहीं आएगा। तो उस लिहाज से ऐसे ही आने वाली है। तो मुझे कहीं भी किसी तरह के डाइग्रेशन की या कमी की दिखाई नहीं दे। डायरेक्शनली हम लोग सब एक। क्या ऐसा भी लोग होता है कई बार कि पोस्टर्स ही कहते हैं कि हम जब करते हैं थोड़ा कम नंबर देते हैं? क्या इस बात के चांसेस भी हैं कि 400 पार का जो नारा था वो एक्चुअली सही हो जाए? मैं थोड़ा यहाँ पे कंजर्वेटिव साइड में हूँ, और जो आपका भी अपना नेटवर्क 18 का भी सर्वे हुआ, उसका जो रेंज में जो बेस लाइन है, लोअर मार्जिन है, मैं उसकी तरफ ज्यादा हूँ। क्योंकि ग्राउंड पे जब आप रहते हैं हम्म। तो बहुत सारी डाइवर्सिटी को देखते हैं, तो फैक्टर इनमें हमेशा एक कंजर्वेटिज्म है, वो सही भी रहता है। तो मेरा अभी मानना है कि बीजेपी का अपना जो है वो 310 से 15 के आसपास रहेगा, और एनडीए का जो है 350 से 60 के बीच में रहेगा। तो आपका जो बेस मार्जिन है एनडीए का, मैं उससे एग्री कर रहा हूं। लेकिन ये 400 पार वाली बात अगर होती है तो ये एक ही शर्त में होगी कि छठे और सातवें राउंड में ग्राउंड पे एक अंडर करंट चला और बहुत सारी सीटें खींच गई, जिसे हम फंसा हुआ मान रहे थे। तो मैं थोड़ा सा कंजर्वेटिव हूँ वो 400 वाले आंकड़े को लेके। लेकिन हाँ, एक चीज है कि जो तमाम सर्वे का और नेटवर्क 18 का भी जो सर्वे है, उसका जो बेस मार्जिन है, जो रेंज में जो लोअर रेंज है, उससे मेरी जो अपनी ग्राउंड स्टडी है वो बिल्कुल वो मैच कर रही है। ओके सज्जन, आप घूमते फिरते रहते हैं और बहुत सारे कॉरपोरेट से भी मिलते हैं। तीसरे टर्म में नरेंद्र मोदी की वापसी, जो कि हिस्टोरिक है, बड़े मार्जिन के साथ वापसी होती हुई दिख रही है, या एटलीस्ट आपके कंजर्वेटिव में चलें तो 19 रिपीट होता हुआ दिख रहा है। किसी भी प्राइम मिनिस्टर के लिए, चीफ मिनिस्टर के लिए, किसी के लिए भी तीसरे टर्म में एंटी इनकम्बेंसी है कि नहीं? अब तो इसको प्रो इनकम्बेंसी कहना चाहिए कि उसके बाद वो लौट के आ रहे हैं। और मैंने चर्चा में एक जगह कहा था कि ये वर्डिक्ट मुझे नहीं लगता कि ये कांदा बटाटा के 2 रुपये महंगे होने वाला वर्डिक्ट है। ये वर्डिक्ट थोड़ा डिफरेंट है। 2 रुपये पेट्रोल बढ़ भी जाएगा तो लोग, ऐसे थोड़ी 10 बार बढ़ चुका है अब तक, लेकिन वो शायद किसी और चीज़ के लिए वोट कर रहे हैं। तो किस चीज़ के लिए वोट कर रहे हैं कि लोगों ने किया है, और कॉरपोरेट्स के मन में क्या था? देखिए, दो चीजें हैं। पहली तो सीधी सी बात है, मोटा मोटी बीजेपी मैनिफेस्टो से लेके प्राइम मिनिस्टर के स्पीच से लेके, और उसको कंपेयर करें आप इंडिया अलायंस से, तो सीधी सी बात है, बीजेपी की जीत पॉलिटिक्स ऑफ एस्पिरेशन की जीत है। आज इंडिया का जो यूथ है वो वर्ल्ड में सबसे बड़ा सेगमेंट है। तो उस कारण से एक नई जनरेशनल एस्पिरेशन है। अंडर 35 आपके पास एक डेमोग्राफिक डिविडेंड है। जो पेरिफेरी और मेनलैंड इंडिया का जो डिबेट चलता था, आप चले जाएं सुदूर उत्तर पूर्व में, और उसके अलावा जितनी स्पेसिफिसिटी स्टेट की होती थी कि तमिलनाडु डिफरेंट है ये, उसमें आप देखेंगे कि एक इंटीग्रिटी का ये मैंडेट है, जिसमें बीजेपी इस बार 2019 के तुलना में मैंडेट कितना बड़ा हो वो बात की बात है, लेकिन जो जियोग्राफिकल एक्सपेंस इंडिया में बीजेपी का होने जा रहा है, और वो प्राइम मिनिस्टर मोदी के इमेज से होने जा रहा है, वो दिखाता है कि एक जनरेशनल शिफ्ट है, उसका मैंडेट है बड़े तौर पे एज एन एंकर। दूसरा पॉलिटिक्स ऑफ एस्पिरेशन की जीत है। और जहां तक कॉर्पोरेट की बात रही, तो देखिए, केवल इंडिया ही में नहीं, आप ग्लोबल इसमें भी देखें, कई हमारे सेशंस हुए हैं सिंगापुर वगैरह में भी। सबसे बड़ी बात है कि इंडिया को लोग एक अल्टरनेटिव 2 कारण से देख रहे हैं। अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन, एक पॉलिसी कंटिन्यूएशन, जो गवर्नमेंट है उसका मैंडेट ऐसा है जिसमें गवर्नमेंट को एक ऑटोनॉमी है बड़े डिसीजंस लेने की, वो दिख रहा है। दूसरा देखिए, चाइना या बाकी कंट्री के तुलना में, जहां पे चाइना में क्या है कि मार्केट तो प्ले करता है, लेकिन गवर्नमेंट कभी भी इंटरवीन करके डिसरप्ट कर सकती है। इंडिया में क्या है कि गवर्नमेंट की एक ब्रॉडर रेगुलेशन और मार्केट का अपना एक सिस्टम जिसको कियोस करते हैं, उसकी एक बड़ी फाइन बैलेंसिंग है। तो इस बार जो मैंडेट मिल रहा है उसमें इंडिया एक बहुत ही अट्रैक्टिव डेस्टिनेशन, और मार्केट देखिए 300 के ऊपर जो कुछ भी है वो मार्केट के लिए बहुत ही बुनांजा का सेंटीमेंट है। मार्केट ऐसा नहीं है कि 310 आ जाए, 305 आ जाए या 340 आ जाए तो मार्केट उसमें बहुत ही थोड़ा सा डिप्रेस होगा। इसलिए एंजाइटी की तो बात ही नहीं है, हर तरफ बहुत ही हाइप है। और मुझे लगता है कल जो आप देखेंगे, ऑलरेडी
जो भी हाइप है वो एब्जॉर्ब हो चुका है, कल बहुत फर्क नहीं आएगा। लेकिन कॉर्पोरेट ग्लोबली जो है इंडिया में एक चीज तय है कि वो देखना चाहती थी कि क्या पिछली मैंडेट की तरह, मजबूत मैंडेट की तरह ये सरकार बन रही है, नहीं बन रही है, प्राइम मिनिस्टर मोदी बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं। और पॉलिसी कंटिन्यूटी की जहां तक बात है, जैसे शेखर सर ने भी कहा, बिल्कुल सही बात है, लैंड और लेबर, ये दो चीज आप देखिएगा बहुत बड़ा फैक्टर होगा। आप देखेंगे 80% रूरल इंडिया जो नॉन एग्रेरियन है, उसमें जो फाइनेंशियल नेटवर्क है, जो सपोर्ट है, उसके बाद टैक्स का एम्बिट है वो बढ़ेगा, ऑन्टरप्रेन्योरियल एक्टिविटीज बढ़ेंगी। और उसके बाद आप देखेंगे कि जो पॉलिटिक्स ऑफ एस्पिरेशन हम लोग एक ब्रॉडर टर्म यूज कर रहे हैं, इसका इंपैक्ट भी आपको दिखना होगा। रेसिस्टेंस जरूर आएंगे। तो जब हम बोल्ड पॉलिसीज की बात करते हैं तो याद रखिए, बोल्ड पॉलिसी केवल पॉलिसीज में नहीं होगा, जो रेसिस्टेंस प्रोटेस्ट पॉलिटिक्स की अभी तक रही, चाहे वो लैंड एक्विजिशन बिल हो या फार्म रिफॉर्म बिल हो, अभी तक जो गवर्नमेंट सॉफ्ट रही, इस बार हमें नहीं लगता है गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स बहुत सॉफ्ट होगा। ओके जो क्लैरिटी है उसको इंप्लीमेंट करने में भी बोल्डनेस दिखे। जी शेखर सर, एक सवाल और आपसे, फिर मैं शुभम के पास जाऊंगा, फिर अग्रवाल जी के पास आऊंगा। शेखर सर, ये जो वर्डिक्ट आ रहा है, अगर हम लोग ये एक्सपेक्ट करें कि पिछले जैसा ही आएगा, जैसा सज्जन को भी लगता है,